नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम छत्तीसगढ़ बात हमारे साथ। आज बात होगी आपातकाल पर और इस पर उठ रहे सियासी बवाल पर। जब जब आपातकाल की बरसी आती है, भाजपा कांग्रेस को यह याद दिलाती है कि कांग्रेस ने सत्ता में रहते किस तरह से लोकतंत्र का गला घोटा। लेकिन इस बार आपातकाल की 49वीं बरसी पर माहौल कुछ ज्यादा ही गर्म हो चला है। सारे देश में भाजपा काला दिवस मना रही है। छत्तीसगढ़ में भी भाजपा ने काला दिवस मनाने का फैसला लिया। उप मुख्यमंत्री अरुण साव का कहना है कि आपातकाल के वक्त नागरिक अधिकारों का हनन कर तानाशाही दिखाई गई थी और हजारों लोगों को जेल के अंदर डालने का काम किया गया था। न्यायपालिका, मीडिया की स्वतंत्रता का हनन करने और देश के लोगों को प्रताड़ित करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया था। डिप्टी सीएम साहब ने कहा कि आपातकाल वास्तव में देश के लिए काला दिन था। दोबारा कोई इस तरह की हिम्मत ना कर सके, इसके लिए बीजेपी सभी जिला मुख्यालय में काला दिवस मना रही है। डिप्टी सीएम के आरोपों पर पलटवार करते हुए कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री डॉक्टर शिव डहरिया ने कहा कि सही मायने में आपातकाल अभी लगा हुआ है। सारी केंद्रीय एजेंसियों को भाजपा ने विपक्ष के खिलाफ लगा दिया है। मीडिया पर भी अघोषित सेंसरशिप चल रही है। छत्तीसगढ़ में आपातकाल को लेकर भाजपा के काला दिवस के मनाने के क्या मायने हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे। पहले कुछ प्रतिक्रियाओं पर एक नजर। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से सत्ता के लिए किसी भी हद तक जाने का काम करती है। न उन्हें देश के संविधान पर भरोसा है, न देश के संवैधानिक संस्था पर, और अपने सत्ता के लिए, अपने स्वार्थ के लिए न केवल संवैधानिक संस्थाओं पर भी कब्जा करने का काम, उसे तोड़ने मरोड़ने का काम हमेशा किया है। ये कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है। दोबारा कोई ऐसी हिम्मत न कर सके, इसलिए आज 25 जून को भारतीय जनता पार्टी पूरे जिला मुख्यालयों में आपातकाल का काला दिवस मना रही है। आपातकाल तो अभी लगा हुआ है, देख लीजिए कहाँ किसकी सुनवाई हो रही है। सबके घर में केंद्रीय एजेंसियों को लगा दिया गया है, लेकिन जो स्वतंत्र एजेंसियां हैं वो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में काम रही है। तो ये, और प्रेस में भी घोषित सेंसरशिप तो लागू ही है। तो आज आपातकाल चल रहा है, ये और क्या बात करेंगे। तो चलिए, आपातकाल को लेकर आपने तमाम बयानातों को सुना। देश भर में आज बीजेपी काला दिवस मना रही है। 1975 में लगा वो आपातकाल, इसको लेकर आज भी चर्चाएं होती हैं कि आपातकाल क्यों लगाया गया, क्या जो आपातकाल लगाया गया वो सही था, क्या जो कारण बताए गए तब की तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा उसमें कितनी सच्चाई थी, और जो आरोप आज तक बीजेपी लगाती आ रही है उनकी क्या वास्तविकता है। इन तमाम पहलुओं पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं डॉक्टर किरण बघेल बीजेपी से, शिव सिंह ठाकुर कांग्रेस से और वरिष्ठ पत्रकार नागेंद्र वर्मा। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत। तो सबसे पहले मैं बीजेपी के पास आना चाहूँगा। 5 दशक बीत चुके हैं आपातकाल को, लेकिन आज भी इसकी चर्चा होती है और कहीं ना कहीं देश की राजनीति में ये मुद्दा अभी भी प्रासंगिक बना हुआ है। बीजेपी काला दिवस मनाने को लेकर इसे क्या सोच रखती है? सबसे पहले मैं उस पर आपका बयान चाहूँ। देखिए अभिषेक जी, निश्चित तौर पे भारत के इतिहास में 25 जून एक काला अध्याय के रूप में अभी तक साबित हुआ है, जब बिना किसी ठोस वजह के, बिना किसी ठोस कारण के। जी, आवाज आ रही मेरी? जी जी बोलिए। बिना किसी ठोस वजह के, बिना किसी ठोस कारण के पूरी जनता के ऊपर आपातकाल की जैसी स्थिति, मतलब थोपा गया था जनता के ऊपर, जिसमें जनता की, आम जनता की आवाज से लेकर लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पत्रकारों की बात करें, या किस प्रकार विपक्ष के नेताओं को आधी रात को घर से उठाकर ठूस के जेल में बंद किया गया। वहाँ उसी समय तत्कालीन की जो कांग्रेस के नेता थे संजय गांधी जी, जिन्होंने 16 साल से लेकर 60 साल के पुरुषों की नसबंदी का कार्यक्रम चालू कर दिया था, और जैसे सौंदर्यीकरण को लेकर जिस प्रकार झुग्गी झोपड़ी की बस्तियों का बुलडोजर जिस पे चलाया गया था, तो कुल मिलाकर पूरी जनता की, आम जनता से लेकर लोकतंत्र के चारों स्तंभ को दबाने की कोशिश की गई और कहीं ना कहीं थोपा गया था। अपनी जो तानाशाही, इंदिरा गांधी जी की तानाशाही थी, वो थोपा गया था।
वो भी ये देखकर जब उनकी सदस्यता रद्द की गई और कहीं ना कहीं उनके जो चुनाव लड़ने के तरीके को गलत बताया गया था, तो जनता के आवाज को दबाने के लिए ये स्थिति लाई गई थी ताकि अगला चुनाव जो है हो ना सके और अगला चुनाव तक अब स्थिति को निपटने की प्रयास किया गया था। तो मुझे लगता है भारत के इतिहास में ये काला अध्याय है। मुझे लगता है कि कांग्रेस का जो 5 साल का शासन चला वो भी एक आपातकाल की तरह ही था, क्योंकि भूपेश बघेल जी वो भी किसी की नहीं सुनते थे, चाहे अपने कार्यकर्ताओं की बात कर ले, अपने मंत्रियों की बात कर ले। तो कांग्रेस में सदा से आपातकालीन स्थिति तो चलती ही आ रही, चाहे इनके नेता हो या इनके मुख्यमंत्री रहे हो। भूपेश बघेल जी भी कहीं ना कहीं आपातकालीन स्थिति चला रहे थे पिछली शासनकाल में। यही नतीजा है कि किरण बघेल जी 50 साल में देश की राजनीति में काफी कुछ बदल चुका है। अब ना वो कांग्रेस भी वो नहीं रही जो 50 साल पहले हुआ करती थी। तो आज भी क्या ये वाकई में इतना प्रासंगिक है या सिर्फ ये राजनीतिक हथकंडा है? अभिषेक जी देखिए, उस समय भी गांधी परिवार के इर्द गिर्द ही कांग्रेस घूमा करती थी और आज भी 50 साल के बाद भी आज भी ग्रैंड ओल्ड पार्टी कांग्रेस सिर्फ एक ही परिवार के इर्द गिर्द ही घूम रही है। अगर बेटा सीट छोड़ता है तो माँ उस सीट पे आती है, माँ छोड़ती है तो बेटी उस सीट पे आती है। तो कहीं ना कहीं आज भी 50 साल होने के बावजूद कांग्रेस एक ही परिवार के इर्द गिर्द घूम रही है, उसी परिवार के इर्द गिर्द फैसले लिए जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि भले ही 50 साल बीत गए होंगे, लेकिन कांग्रेस की जो स्थिति थी, कांग्रेस की जो कार्य करने की पद्धति थी, वो भी 50 साल पुरानी ही रह गई है। उस समय से ये कहते आ रहे थे कि गरीबी हटाओ, इनको 10 साल की यूपीए की सरकार रही, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था वही के वही रही। तो कुछ खास बदलाव इनकी सरकार में, इनके नेताओं में नहीं आया। तो मुझे लगता है जनता को गरीबी हटाओ का नारा तो 1967 में भी दिया गया था। ठीक है, 1967 में भी गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने दिया था जब कांग्रेस दो फाड़ हो गई थी। खैर क्या कहेंगे शिव सिंह जी, का कभी कांग्रेस आज भी डिनाइल पे रहेगी कि इमरजेंसी जो लगाई गई थी वो सही थी, या मानेंगे कि वो गलत था? देखिए अभिषेक जी, आज आपातकाल से ज्यादा तो अघोषित आपातकाल अभी लगा हुआ है। केंद्र की मोदी जी की सरकार जो वो आपातकाल अघोषित लगा के रखी हुई है। आज जो देखिए ट्रेनें जो है रद्द कर दी जाती है, गरीबों मध्यम वर्गीयों के लिए जो ट्रेन की यात्रा है उसको रद्द कर दिया जाता है, कुछ बताया नहीं जाता है। लोग जो है नहीं, उस पे भी जरूर आएंगे, लेकिन सर पहले इस पे जवाब दीजिए ना कि क्या इतनी बड़ी गलती थी वो कि आज तक उसको लेकर कांग्रेस को वो दंश झेलने पड़ रहे हैं? अभिषेक जी, ये जो है भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं। 10 साल में जो इन्होंने जो किया है वो तो पहले बताएं, उसको लेकर कुछ नहीं। आपातकाल को लेकर जो है वो कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। अरे अपने 10 साल के उसमें जो घोषित आपने आपातकाल लगाया रखा है, सारे एजेंसी पत्रकार, बेकसूर पत्रकार लोग अंदर हैं अभी भी। आज बोलने की आजादी खत्म हो गई है। कई पत्रकार जो है बेवजह जो है अभी जेल में है। और सर मैं आपसे 1975 की बात कर रहा हूँ, आप मुझे 2024 का जवाब दे रहे हैं। सर अभी हम अभी वो 1975 की बात को, जो पुराना समय निकल गया है। अब देखिए कितना सरकारी पैसा फूक जाता है मीसाबंदियों को, 50 साल बाद भी पेंशन दी जा रही है जो जिंदा भी नहीं है। अभिषेक जी, अभी आपातकाल लगा है उसको हम बता रहे हैं। वर्तमान में आपातकाल जो लगा है घोषित, वो बताया जा रहा है कि आज मीडिया में बोल नहीं सकते, विरोधी बोलता है तो उसको जेल में ठूस दिया जा रहा है। रातों रात जो है राज्य की सरकार आप को जवाब नहीं देना चाहते इस पर, चलिए ठीक है, मैं एक कदम और आगे आता हूं। आपके पार्टी के प्रमुख नेता राहुल गांधी ने भी आज मानी थी कि इट वाज अ मिस्टेक। जी, उन्होंने माना होगा, तो उसकी लोकतंत्र में जो है जनता सर्वोपरि है। आज बोल रहे हैं कि गांधी परिवार के इर्द गिर्द घूमता है, तो जो गांधी परिवार को मोदी जी से ज्यादा वोटों से इस बार जो है जनता ने जिताई है। राहुल गांधी जी को 2-2 जगह से, अब मोदी जी तो 15,000 से पीछे चल रहे थे लोकतंत्र में। अब देखिए क्या स्थिति है जिसने। अच्छा ठीक है, तो आप मुझे आपातकाल के फायदे ही बता दीजिए। चलिए, आपातकाल के फायदे जो भी हुआ हो उस वक्त की बात है, जनता तय की थी और जनता बताई है। और सर जनता ने आपातकाल तय नहीं किया था, आपकी सरकार ने आपातकाल लगाया था। ठीक है, आपको लगता है कि वो तब के समय के हिसाब से सही था, तो 2-4 फायदे तो आप बता ही सकते हैं, उसके लिए क्या फायदे क्या है। वो राहुल गांधी जी ने जब बोल दिया है उस बात को, उन्होंने कहा ये गलती थी, लेकिन तब की सरकार का क्या नजरिया था, मैं वो आपसे जानना चाह रहा हूं कि उन्होंने आपातकाल क्यों लगाया।
क्योंकि आपातकाल तो देखिए 1962 में भी लगा, 1971 में भी लगा, मैं तो कहूँगा आधी जनरेशन ही आपातकाल में चली गई, तो सिर्फ 75 की क्यों चर्चा होती है? भाई हम अभी की बात कर रहे हैं। अब वो भारतीय जनता पार्टी अपने 10 साल के कार्यकालों को देख नहीं रही है, वो पीछे जाती है। अरे 10 साल, अरे अब तो छोड़ दो कांग्रेस को, 10 साल और तीसरे बार अब सरकार में बैठ गए हो। चलिए अब तो ठीक, अपनी बात तो अभी भी कांग्रेस ठीक के है नाम नागेंद्र से जी, ही आपके पास बोलोगे। आऊंगा। अपना देखिए कुछ उपलब्धि अब नहीं है मेरे पास तो आपके किताबों पास का ही, कोई भारतीय जनता पार्टी के पास अभिषेक जी कोई ठीक है। वो उपलब्धि नहीं है। बस कांग्रेस पीछे जो चला गया है, कांग्रेस करते हुए अभी तक जनता ने आपको दे दी है। अब उस नहीं देने वाली पे भी सवाल लेंगे ना सर, लेकिन आपने 75 वाले पे जवाब नहीं दिया। खैर नागेंद्र जी, किस तरह से देखते हैं आप? खैर मेरे रेफरेंस तो, मैं काफ़ी यंग हूँ तो मेरे पास बिपिन चंद्रा का रेफरेंस है, रामचंद्र गुहा के रेफरेंसेस हैं मेरे पास, लेकिन आपका क्या नज़रिया है इसको लेकर? तब के समय में जो हालात बने थे, जो इमरजेंसी लगाई गई थी, क्या पक्ष रहा तब की कांग्रेस इंदिरा गांधी सरकार का, और तब जो हालात बने थे विरोधी दलों के, उसको लेकर? देखिए अभिषेक जी, इमरजेंसी को भारत के लोकतंत्र में काला अध्याय के रूप में जाना पहचाना गया। इस दौर को आज भी 25 जून को लोग याद करते हैं। ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये कोई पार्टी इसको नहीं याद करती, इसको जनता याद करती है। जनता ने 19 महीने तक के घोर प्रताड़ना सही है, क्योंकि उनके सारे मौलिक अधिकार जो थे वो खत्म कर दिए गए थे और बेवजह खत्म कर दिए गए थे। इस बात को उस समय 1970 में जब भारतीय जनता पार्टी, तो उस समय थी नहीं, जनता पार्टी की सरकार आई थी, उन्होंने एक कमेटी गठित करी थी जेसी शाह के अध्यक्षता में, और उन्होंने उस दौरान पाया था लाखों लोगों को जेल में बेवजह ठूस दिया गया था। इस दौरान लोगों को बलात् नसबंदी का शिकार बनाया गया था। उनसे कुछ भी नहीं पूछा गया था। उनको बस से उठा के, रेलवे स्टेशन पे, घरों से उठा के तमाम तरीके की प्रताड़नाएं हुई। सारे अखबारों को एक तरीके से बैन कर दिया गया था। काफी सारे प्रबुद्ध पत्रकार इस दौरान पीड़ित हुए थे। इमरजेंसी के मायने होते हैं, उसके कारण होते हैं। आपने जिक्र किया 1962 की जो इमरजेंसी थी वो एक लॉजिकफुल थी, क्योंकि उस समय भारत और चाइना का युद्ध हो रहा था। उस दौर में ये जरूरी था कि इमरजेंसी लगाया जाए। इसी तरीके से 1971 में इमरजेंसी का कारण था भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध चल रहा था। लेकिन 1975 की बात की जाए, उसमें इंदिरा गांधी जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थी, उनके ऊपर ये मामला चल रहा था कि उन्होंने चुनाव में गलत तरीके से सरकारी संसाधनों का उपयोग करके चुनाव जीता है। स्वाभाविक रूप से इस मसले में रिपोर्ट आई और हाई कोर्ट ने इसमें फैसला भी दिया था 12 जून को 1975। और इसके बाद कायदे से उनको हटना था सत्ता से, क्योंकि वो, इसमें यह कहा गया था कि वो 6 साल तक के चुनाव लड़ भी नहीं सकते। लेकिन ये जो सत्ता पे बने रहने की जो कवायद थी, जो कोशिश थी, और इसमें उस समय तत्कालीन बहुत सारे कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने उनका साथ दिया था, और इसलिए इमरजेंसी डिक्लेयर की गई। जी नागेंद्र जी, इस पर आना चाहूँगा, क्योंकि उस वक्त के जो हालात थे, भुखमरी, गरीबी, भ्रष्टाचार, और जिस तरह के हालात वहाँ पर बन गए थे, हर राज्य में दंगे हो रहे थे, और जिस तरह के हालात गुजरात में बने, चिमन भाई पटेल की सरकार, खुद कांग्रेस को ही अपने ही राज्य में अपनी ही पार्टी की सरकार जो है गिराना पड़ गया, इस तरह के हालात वहाँ पर बने। लेकिन इंदिरा गांधी अपने कुर्सी को छोड़ना नहीं चाहती थी। उन्हें तब भी यही लगता था कि वो देश का नेतृत्व करने के लिए सबसे सही इंसान वो खुद को मानती थी। क्या आपको लगता है कि जब किसी व्यक्ति के पास अत्यधिक ताकत आ जाती है तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को ही सर्वोपरि मानने लगता है, या फिर कहीं ना कहीं जनता के मूल मुद्दों से कटने लगता है, जिसके चलते इस तरह के हालात बनते हैं? बिल्कुल, देखिए लोकतंत्र में ठीक है, आम जनता ही अपने पसंद के लोगों को चुनती है और एक नेतृत्व देती है कि वो देश का संचालन करता हो जाती है।
कई बार ये एक मुझे लगता है कि अहंकार के रूप में व्यक्ति के स्वभाव में तारी होने लगता है, और जी। इसका एक बेवजह अहंकार जो है उसकी पराकाष्ठा जब बढ़ती है तो फिर वो निर्णय जो है वो जनहित से ऊपर उठ के कुछ ऐसे दिखने लगते हैं कि ये आत्म केंद्रित निर्णय है, इनके पीछे के निहित स्वार्थ जो है वो अलग दृष्टिगत होने लगते हैं और यहीं पर असंतोष बढ़ता है। तो इन परिस्थितियों में मुझे लगता है कि इमरजेंसी की जो परिस्थितियां बनी थी वो बिल्कुल उसी तरीके की थी। उसमें साफ दिखाई दे रहा था कि जनहित जो है वो हट चुका है और सत्ता पे बैठे रहने की जो एक ललक थी, एक जिद्द जो थी, उसने सारे नियम कानून संविधान को तार तार कर दिया था। और आज भी लोग इमरजेंसी को सिर्फ इसीलिए याद रखते हैं। ठीक, किरण जी, भले ही विपक्ष कहे कि इस वक्त भी देश में अघोषित इमरजेंसी है, मेरा आपसे सीधे सवाल है कि क्या बीजेपी के पास कोई मॉरल हाई ग्राउंड है काला दिवस मनाने का आपातकाल को लेकर? क्योंकि अभी हाल में जो लोकसभा चुनाव हुए, आपके खिलाफ जो मुद्दे विपक्षी दलों ने उठाए उसमें संविधान का मुद्दा, आरक्षण का मुद्दा, भ्रष्टाचार का मुद्दा, ये मुद्दा जो आपने 10 साल पहले यूपीए के खिलाफ उठाया था, वही यूपीए इंडिया गठबंधन आपके खिलाफ मुद्दा बनाती है लोकसभा चुनाव में, और इसलिए उसको आज कहीं ना कहीं कंट्रोल करने के लिए ये काला दिवस मनाया जा रहा है। बिल्कुल नहीं है अभिषेक जी। पिछली बार भी हम लोग ने इमरजेंसी दिवस को काला दिवस के रूप में बनाया था, इस इतने बड़े रूप में नहीं, लेकिन हर साल हमारी पार्टी इस दिवस को याद करती है और मंडल स्तर से लेकर जिला स्तर में कार्यक्रम होते आए। दो बातें हैं, जैसे कि आज के पीढ़ी को इस इमरजेंसी काल के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं, चाहे वो टुकड़े टुकड़े गैंग के इससे प्रेरित बच्चे हों या हमारी जो यंग जनरेशन है, जो ये बड़ा दिलचस्प है। एनसीईआरटी इतिहास में जो पुराने चाहे वो गोधरा के मामले हो या अयोध्या के मामले हो हटा देती है, ताकि युवा जो है आगे बढ़े, अच्छी चीजों के बारे में पढ़े, इतिहास की उन काली चीजों के बारे में ना पढ़े। आप ये कह रहे हैं कि उन्हें इस काले अध्याय के बारे में जानना चाहिए। आज की डेट में जैसे कहीं जगह, कितनी जगह मोदी जी को तानाशाह के रूप में प्रचारित किया जा रहा है, मोदी जी के ऊपर बहुत से अपने सेल्फ केंद्रित नेता के रूप में प्रचारित किया जा रहा है। तो आने वाली जनरेशन को पता होना चाहिए कि हमारे अतीत में भी ऐसे प्रधानमंत्री हुआ करते जो थे, जो कुर्सी की मोह में। तो आप कह रहे हैं कि आज जो गलत चीजें हो रही हैं उसको आप 50 साल पहले जो अलग चीजें हुई उससे काउंटर करेंगे। There is no doubt Rahul Gandhi himself said that it was a mistake. जब राहुल गांधी जी ने ये एक्सेप्ट किया है कि इट वाज अ मिस्टेक, वो खुद कह रहे हैं। जब राहुल गांधी ये बात एक्सेप्ट कर रहे हैं कि इट वाज अ मिस्टेक, लेकिन कल आप देख सकते हैं जब वो मान रहे हैं कि ये इमरजेंसी लगाना एक मिस्टेक था, तो वो मिस्टेक को दोहरा क्यों रहे हैं? पहला दिन था जब सारे विपक्ष को मोदी जी को कॉन्ग्रेचुलेट करना था, उनका हौसला अफजाई करना था, तो ये लोग संविधान की कॉपी लेकर उनके सामने खड़े हो गए। संविधान की कॉपी लेके तो प्रधानमंत्री खुद भी गए थे सेंट्रल विस्टा के उद्घाटन के टाइम पे। क्या फर्क है अगर विपक्ष के नेता संविधान की किताब लेके जाते हैं? आप दोनों की टाइमिंग देखिए, वो शपथ ले रहे हैं और ये संविधान और ये संसद में ये विपक्ष के रूप में बैठे हैं। इनको जब ताली बजा के स्वागत करना था प्रधानमंत्री जी का, तब ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो इनका एकमात्र एजेंडा है कि हमारे लोकतंत्र के सांसद को सुचारू रूप से नहीं चलने देना। जब इनको विपक्ष के रूप में बैठे हैं तो इनको अपनी मजबूत विपक्ष की भूमिका अदा करनी चाहिए, कंस्ट्रक्टिव राजनीति में लगना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव वर्क में भारत ताकि आगे बढ़ सके। तो फिर क्या विपक्ष को जो स्थान मिलना चाहिए, क्या वो स्थान मिल रहा है? सदन के अंदर जो बिल लाए जाते हैं उनमें उतनी चर्चा की जाती है विपक्ष के नेताओं के साथ या तमाम दूसरे दलों के साथ? बिल्कुल अगर होती है। आप सामने वाले से सम्मान चाहते हैं तो जाहिर तौर पर आपको भी उनकी बात सुननी होगी। बिल्कुल सुननी जाती है, लेकिन इनके पास कोई विपक्ष में कोई दमदार नेता ही नहीं है जो तो आप ये कह रहे हैं उनके पास दमदार नेता नहीं है तो हम बात ही नहीं करेंगे। की राजनीति करना चाहते हैं अभिषेक जी। ये नहीं चाहते कि भारत विश्व गुरु के रूप में स्थापित हो। भारत में विजन के तौर पे विजनरी लीडर की जरूरत है। तो ये तो सांसद चलने ही नहीं देना चाहे। आप तमाम सांसद की कार्रवाई देख लीजिए, ये सिर्फ वॉकआउट करना चाहते हैं या विरोध प्रदर्शन करना चाहते हैं। एक जो जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका होती है कि कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन में पार्ट ले, और अगर किसी चीज के विरोध है तो वो सही रूप से उसे प्रस्तुत किया जाए, डिस्कशन में भाग लिया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं
या तो कहीं अच्छे बिल के समय इनके नेता भी नाराज रहते हैं। कितने कार्रवाई में तो राहुल गांधी ही नहीं दिखते हैं। मुझे लगता है कि सिर्फ विरोध करने की राजनीति छोड़कर भारत को एक विकसित और विश्व गुरु जैसे राष्ट्र बनाने में विपक्ष की भी भूमिका अदा होनी चाहिए। आपसी दलगत राजनीति से उठकर हमारे प्रधानमंत्री के ऊपर जिस प्रकार जनता ने तीसरी बार भरोसा जताया है, मुझे लगता है कि विपक्ष को भी प्रधानमंत्री का निर्णायक फैसले लेने में और जो जनता के हित में हो, जो भारत के हित में हो, फैसले लेने में विपक्ष को भी अपनी सहभागिता देना चाहिए। अगर हाँ बिल्कुल कुछ कमियां हैं तो सही ढंग से प्रस्तुत करें, ये नहीं कि पहले दिन से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तनातनी तो शुरू हो ही चुकी है। खैर अब लोकसभा स्पीकर को लेकर अभी भी चल रही है। खैर जवाब चाहूंगा आपसे, कांग्रेस का क्या नजरिया है? शिव सिंह जी, आप लगातार आरोप लगाते रहे कि अघोषित तानाशाही चल रही है, सुनी नहीं जा रही, विपक्ष को दबाया जा रहा है। ये तमाम आरोप आप लगातार लगाते रहे हैं, लेकिन आरोप ये भी विपक्ष पर लगता रहा है कि जहां जरूरत होती है साथ खड़े होने की, वहां भी आप राजनीति कर रहे होते हैं। बिल्कुल अभिषेक जी, देखिए तानाशाही का तो तानाशाह जो है जनता ने खत्म कर दिया। जिस प्रकार से इन्होंने बोला हमारे भाजपा की प्रवक्ता साथी ने कि कोई लीडर नहीं है विपक्ष में, तो जनता बता दी कि लीडर कौन है इस बार। इसी प्रकार का जो इन लोगों को अहंकार था भारतीय जनता पार्टी का, इस बार जनता ने उसको नकार दिया अहंकार को। और दूसरा, मोदी जी ने 2 बार हो गया, 2014 में और 2019 में नेता प्रतिपक्ष का जो रहता है परंपरा बनी हुई है, उसको उन्होंने बनाया नहीं। जबकि कांग्रेस शासन ने जब भारतीय जनता पार्टी को नेता प्रतिपक्ष सांसद लगते हैं कि सांसद लगते हैं, आपके पास उतने सांसद ही नहीं थे। उसके बाद फिर लोकसभा में जो है उप सभापति का वो रहता है, उप अध्यक्ष का रहता है सभा सदन में, उसको भी इन्होंने नहीं दिया। तानाशाही रवैया आज ये स्थिति बन चुकी है कि दो नेता एक कमरे में शायद बैठ के बात भी नहीं कर सकते। शिव सिंह जी, मेरा सवाल ये भी इसको लेकर भी है कि अभी हाल ही में जो धान का उपार्जन हुआ, 95% धान जो है सेंट्रल पूल में गया है, लेकिन वही भूपेश बघेल की सरकार में ये हालात बन गए थे कि उन्हें लेटर लिखना पड़ा था प्रधानमंत्री को कि जो धान है उसका उठावन नहीं हो रहा है। और इस तरह के टकराव सिर्फ छत्तीसगढ़ ही नहीं, तमाम उन राज्यों में देखने को मिल रहे हैं जहां पर गैर बीजेपी सरकार है, बिल्कुल तालमेल नहीं बिठा पाते हैं। क्या लगता है कि व्यक्तिगत या फिर पार्टी के मुद्दों को एक किनार रखे कभी जनता के मुद्दों को भी सबसे आगे रखा जाए? बिल्कुल अभिषेक जी, भूपेश बघेल जी जब हमारी कांग्रेस की सरकार थी, भूपेश जी मुख्यमंत्री कई पत्र लिखते थे धान को लेकर, छत्तीसगढ़ का जो हक के लिए जो पैसा चाहिए, चाहे वो जीएसटी में हो, चाहे कोल में हो, चाहे कुछ भी अन्य में, बार बार लिखते थे, लेकिन पैसा नहीं देते थे। आज मतलब कि डबल इंजन की सरकार है, इन लोग वो सब बोल रहे हैं, उसके बावजूद भी आज भाजपा की सरकार हमारे सरकार से ज्यादा जो है कर्जा ले रही है। केवल भारतीय जनता पार्टी के केंद्र की मोदी जी सरकार केवल 10 साल जो है दबाने की राजनीति करी, सारी एजेंसियों को जो है नेताओं के पीछे छोड़ दी है। और तो और इनके भी जो नेता हैं वो भी चुप बैठे, वो भी नहीं बोल पाते हैं। ये स्थिति बना दिया है घोषित आपातकाल जो लगा है अभिषेक जी, कि इनके खुद के नेता बोलने में जिस डरते हैं। पर जिन राज्यों में आपकी सरकार है, क्या आप दावे के साथ ही कह सकते हैं कि वहां पर पुलिस, स्थानीय प्रशासन और जो तंत्र है वो पूरी तरह से निष्पक्ष होकर काम कर रहा है? बिल्कुल निष्पक्ष होकर काम, हमारे जहां भी सरकार है बिल्कुल वहां पे निष्पक्ष होकर काम कर रहा है। और केवल इनकी जो है सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो या ईडी हो, केवल ये भारतीय जनता पार्टी के जो है 10 साल, अभी तो अब नए में हम देखेंगे सशक्त विपक्ष है, अब इनको जो है समझ में आएगा कि विपक्ष कैसा होता है। जो 10 साल इन्होंने मनमानी किया है, रातों रात जो है नोटबंदी कर दिए, रातों रात जो है जीएसटी में जो है जनता को, जाहिर तौर पर ये विषय हमेशा चर्चा में बने रहता है, राजनीतिक दलों के लिए बड़ा मुद्दा है, क्योंकि उस रात जब इमरजेंसी लगाई गई, देश की राजधानी दिल्ली में बिजली बंद कर दी गई ताकि 2 दिनों तक लोगों तक पत्रकार ना पहुंच पाए, कोई जानकारी ना पहुंच पाए। इस तरह के हालात बने थे। सरकारी कर्मचारियों को, न सिर्फ राजनीतिक दलों को, बल्कि सरकारी कर्मचारी जो इस आपातकाल का विरोध कर रहे थे, उन्हें भी जेल में ठूस दिया गया था। काफ़ी बुरे हालात उस वक्त देखने को मिले थे।
तब के समय में ये बुरे हालात जरूर बने, लेकिन आज राजनीतिक दल इसका कहीं ना कहीं नैतिक से ज़्यादा राजनीतिक इस्तेमाल करते हुए दिख रहे हैं। चाहे दोनों ही तरफ हो, आज के मौजूदा हालातों में भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसी घटनाएं हुई है जिस पर सवाल उठ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। राजनीतिक दल अपने अपने राजनीतिक हितों के लिए इस तरह की चीज़ें करते रहते हैं, लेकिन सवाल ये है कि जनता इसको लेकर क्या सोचती है। क्या आज ज़रूरत है इन काले अध्यायों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने की, एक एडवांस डेमोक्रेसी की ओर बढ़ने की, जहां पर बेहतर तरीके से एक बेहतर समाज का निर्माण हो और हमारे राजनीतिक दल भी उसी दिशा में आगे बढ़े, इन काले अध्यायों को पीछे छोड़ते हुए। खैर, अभी बहुत समय लगेगा। फिलहाल आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।